हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निकला विद एग्जाम क्रैकर्स। हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि सेल यानी कि कोशिका को लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है। ठीक है, आज अपने वीडियो में हम करने वाले हैं कि जो कोशिका है उसकी संरचना किस प्रकार की है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस तरह बना हुआ है, उसके कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो उसकी कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ हम एक एक नाम पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है और अगर आप इसे ध्यान से और एंड तक देखेंगे तो आपको सेल के रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके दूर हो जाएंगे। सभी ऑर्गेनल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटर बाउंड्री जो होती है सेल की, कोशिका की जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये आपको देखो, आउटर बाउंड्री जो आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसको सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है परमिट करती है, प्रीमेबल यानी कि परमिट करती है बाहर से आने वाली चीज़ों को, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे वो अन्य फूड पार्टिकल्स हैं, उनको बाहर से आने वाली कोशिका के अंदर आने वाली सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको परमिट करती है। इसलिए इनको सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेमी का मतलब हाफ, कि वो पूर्ण रूप से सभी को अलाउ नहीं करती। जो चीज़ें कोशिका के लिए आवश्यक है और जो उसको नेसेसरी हैं उन्हीं को अलाउ करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। वो लिक्विड यानी कि जो द्रव पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म उसको कहेंगे हम। साइटो मतलब होता है कोशिका, प्लाज्म मतलब उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो, उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, और इसकी आउटर बाउंड्री को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह होते हैं। ये कोशिका के जितने भी अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों को एक स्पेशली जो स्पेस है वो प्रदान करता है। उनका स्थान जो है वो निर्धारित करता है कि कौन कहाँ पर कैसे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी कहीं पर भी घूम सकता है, सबके लिए अपनी जगह होती है, वहीं पर ही सभी जो कोशिकांग हैं वो अपना काम करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसके अंदर एक सेंट्रल स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, हिंदी में इसको केंद्रक कहेंगे। ये क्या होती है? एक सेंट्रल स्फेरिकल बॉडी होती है कोशिका के अंदर। केंद्रक बहुत ही, केंद्र देखो नाम केंद्र है, केंद्रक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोशिका के अंदर। जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन कौन से होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। हेरिडिटी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैटर होता है, वो क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। हेरिडिटी का मतलब हमारे अंदर जो गुण है वो हमारे आगे आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे उनके अंदर जाएंगे, या हमारे अंदर जो गुण आए हमारे पेरेंट्स से, उन सब को ये फॉलो करता है, उनको आगे ट्रांसफ़र करता है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमोसोम की फॉर्म में, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो धागे जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये जो धागे जैसी संरचनाएं आपको न्यूक्लियस के अंदर दिख रही हैं, इनको कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, और एक जो अंदर सेंट्रल पार्ट और आपको डार्क पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स के अंदर प्रोटीन और ये जितने भी डीएनए पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, न्यूक्लियस के अंदर दो एसिड पाए जाते हैं जिसको जिसको बोलते हैं आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए आपको समझ में आ गए, ये होती है न्यूक्लियस के अंदर। फिर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस के आउटर एक और बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली का काम क्या होता है? केंद्रक झिल्ली जो है, इस जितने भी क्रोमेटिन वगैरह पदार्थ इसके अंदर हैं उनको एक
सिक्योरिटी प्रदान करती है, सेफ्टी प्रदान करती है, क्योंकि केंद्रक जो होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन के समय सेंटर, यानी कि अब देखो मैं आपको बता रही हूँ न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर, और सेंटर के अंदर विभाजन होगा तो वो कौन करेगा, सेंट्रोसोम। तो कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें केंद्रक अहम भूमिका निभाता है। उस को विभाजन को करने वाला जो मटेरियल है, जो कोशिकांग है, वो क्या होता है, सेंट्रोसोम, यानी कि सेंटर को दो भागों में बांटने वाला सेंट्रोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस विभाजन में कौन सहायता करता है, सेंट्रोसोम सहायता करता है। फिर आगे देखिए, हम आगे देखें, फिर जो इसकी साइड में आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है, ये कुछ जो है ये वलय से दिखाई दे रहे हैं, ये चक्र जो दिखाई दे रहे हैं, चक्र क्या है, ये चक्र है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि ER। ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है ये क्या है, ER है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो ER होती है ये दो तरह की होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि RER और SER। अब ये RER क्या होता है, यहाँ देखिए आप, R का मतलब है यहाँ पे रफ, रफ मतलब खुरदरा। अब यहाँ पे आपको कुछ डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर, जिससे इसका सरफेस जो है रफ दिखाई दे रहा है। ये जो डॉट है ये क्या है, राइबोसोम्स है। क्या है ये, राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम इसके ऊपर चिपके हुए हैं और कुछ फ्री भी दिखाई दे रहे हैं आपको राइबोसोम। देखो ये वाले जो राइबोसोम ये फ्री दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर भी फ्री दिखाई दे रहे हैं राइबोसोम, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो राइबोसोम क्या होते हैं, फ्री भी रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी चिपके होते हैं। इन राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम जो करते हैं इनका जो काम होता है ये होता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना। जो हमारे शरीर में जो आवश्यक प्रोटीन होती है, ये जो कार्य है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे SER की। SER मतलब रफ, RER क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक, और SER क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती हैं, ये लिपिड्स बनाती हैं, लिपिड्स बनाती हैं, और साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी कोशिका में, वो कहते हैं जो टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, जो जहर या विष वगैरह जो होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनका भी विनाश ये जो SER करती है। स्मूथली जो है उस जहर को नष्ट कर देती है, विष को निराविषीकरण कर देती है उसका। ये काम किसका होता है, SER का, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या करती है, प्रोटीन बनाती हैं, जो उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं वो। और SER क्या करती हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं। जितना भी जहरीला पदार्थ आएगा उसको अपने अंडर में लेके और उसको ख़त्म कर देंगे। एक तरह से S से याद कर लो, शिव। शिव क्या करता है, विष को अपने अंदर ले गया था ना, जितना भी विष था उसने अपने गले के अंदर डाल लिया था और संसार को विष से, जहर से बचा लिया था। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER जो है ये हमें, हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है, किससे, जहरीले पदार्थों से। इज इट क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कोशिका का ऊर्जा घर, यानी कि माइटी ऑर्गन ऑफ द सेल्स, ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स। अब देखो माइटी मतलब क्या होता है, पावरफुल। माइटी मतलब क्या होता है, पावरफुल। और पावर की हाउस किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटी से याद कर लो, माइटी जिसके पास पावर होती है, शक्ति होती है। माइटी का मतलब तो यही होता है, शक्तिशाली, पावरफुल। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रहेगा। और पावर हाउस जहाँ पे बिजली बनती है, सभी को पता है पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पर बिजली बनती है। और कोशिका की जो ऊर्जा है वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, ये जो आपको ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके अंदर जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है, ऑर्गेनल्स आता है, वो होता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, मैं गोल्जी एपरेटस ही बताऊंगी पहले, लाइसोसोम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ही लाइसोसोम का टॉपिक निकल के आने वाला है। गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, गोल्जी एपरेटस दो काम करते हैं।
लाइसोसोम का सिंथेसिस करते हैं, और जो फूड होता है गुड, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि खाना अच्छा लगता है सबको खाना, गुड एपरेटस यानी कि गोल्जी एपरेटस क्या करता है, फूड का भी जो है सिंथेसाइज करता है, फूड भी बनाता है, और साथ में लाइसोसोम का भी सिंथेसाइज करता है, यानी कि लाइसोसोम भी बनाता है। अब लाइसोसोम बनाने का कार्य किसका है, गोल्जी एपरेटस का। और लाइसोसोम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, लाइसोसोम है कहाँ भाई डूडू, कहाँ है यारा, यहाँ पे ना लाइसोसोम, ये जो पिंक कलर की आपको छोटी छोटी गोलियां दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या काम करता है, लाइसोसोम का काम होता है, अब लाइसोसोम देखो एल से स्टार्ट होता है, एल का मतलब, एल से आप लगा लो लेट वर्ड से, लेट, लेट किसके साथ लगता है, जो मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल का मतलब है लाइसोसोम, और लाइसोसोम क्या करता है, जब कोशिका मर जाती है, लेट हो जाती है, यानी मर जाती है कोशिका, कोशिका के साथ एल लगा दो, लेट लगा दिया, उसके साथ वो कोशिका मर गई, अब मर गई, उसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, तो उसको ख़त्म करना है, उसको निपटारा करना है उसका, तो लाइसोसोम क्या करेगा, खुद फट जाएगा और कोशिका का निपटारा कर देगा। समझ में आ गया, कोशिका लेट, एल से लाइसोसोम, और एल से लगा लो लेट, कोशिका लेट यानी कि जो मर जाता है उसके साथ हम लेट लगा देते हैं, ऐसे ही सेल जब मर जाती है तो उसका निपटारा कौन कर देता है, लाइसोसोम। बिल्कुल समझ में आ गया। और लाइसोसोम कैसे करता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एसिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो कोशिका के पाचन में हेल्पफुल होते हैं, कोशिका को डाइजेस्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। सेंट्रोसोम के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंटर को डिवाइड होने में हेल्प करता है, तो सेंट्रोसोम हो गया। फिर हमारे पास आता है विक्यूल्स और पैरोक्सिसोम। अब पैरोक्सिसोम का भी कहाँ फॉर्मेशन होती है, ये जो पैरोक्सिसोम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ये भी कहाँ बनती हैं, गोल्जी एपरेटस में बनती हैं, गोल गोल ये जो पिंक कलर के लाइसोसोम है ये भी गोल्जी एपरेटस में बनते हैं, और ये ग्रीन कलर के गोल गोल गोलियां ना, ये भी गोल्जी एपरेटस में बनती हैं। और ये पर ऑक्सीसोम का क्या कार्य होता है, ये करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीकरण करता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन नाक से फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों से पूरी बॉडी के अंदर जाती है, यानी कि सभी कोशिकाओं में जाती है, तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण है, सभी को ऑक्सीजन बांटने का जो काम है, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है, पर बंदे को ऑक्सीजन देना है, पर ऑक्सीसोम करेगा, यानी कि हर एक व्यक्ति को चीज़ें मिलनी चाहिए पर ऑक्सीजन, यानी कि पर हर एक बंदे को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, हर एक ऑर्गेनल्स को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ये काम किसका है, पर ऑक्सीसोम का। क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से ट्रिक के साथ समझा रही हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद आती हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएँ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रिक्तिकाएँ। आपको दिखाई दे रही है ये वाली जो बॉडी ऑर्गेनल्स दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएँ। अब वैक्यूल्स क्या करते हैं, जितना भी वाटर होता है जो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जितना भी पानी होता है उसको स्टोर करके रखते हैं वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएँ। तो कोशिका के जितने भी ऑर्गेनल्स थे वो आपको विद ट्रिक मैंने आपको समझा दिया। माइटोकॉन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है ना समझ में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से रफ और आर से राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। गोल्जी एपरेटस खाना तैयार करता है, साथ में पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम दोनों को बनाता है। साइटोप्लाज्मा, कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा है, लिक्विड है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, सेंट्रोसोम सेंटर को डिवाइड करता है, यानी कि न्यूक्लियस को डिवाइड करने में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शिव से याद कर लेना है, शिव क्या करता है, विष को खत्म कर देता है। इसी तरह से जो SCR हमारी बॉडी के अंदर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी विष को निराविषीकरण करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। फिर हम बात करते हैं कि ह्यूमन सेल जो अभी हमने पढ़ा है उसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि नर्व सेल, इंटेस्टाइन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ओवेम, वाइट ब्लड सेल्स, बोन सेल और स्पर्म सेल, ये सभी क्या हैं, ये सभी मानव कोशिका में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं किस तरह से काम करती हैं ये आपको मैंने अभी समझा दिया, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं ये भी समझा दिया। यहाँ पे कुछ 2-3 बातें निकल के आ रही हैं, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में नर्व सेल जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो सेल है सबसे लंबी सेल है, लंबी सेल यानी कि
लंबाई में, लेंथ में सबसे बड़ी है नर्व सेल, और ये कहाँ मिलती है, नर्व सिस्टम में मिलेगी, नर्व सेल है तो। उसके बाद हम बात करते हैं ओवम और स्पर्म के बारे में। ओवम क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप इनके बारे में पढ़ोगे। ओवम क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर में पाई जाने वाली, और स्पर्म क्या है, सबसे छोटी कोशिका है जो मानव शरीर में पाई जाती है, ठीक है। और मानव क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल जो 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और ह्यूमन में कौन सी सेल मिलती है, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं। और ह्यूमन बींग्स सेल ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बॉडी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी को हमारी वीडियो मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।